नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 30 सीरीज चलाई जा रही थी, आज हम 30 सीरीज में से क्लास नंबर 23 को देखेंगे। इससे पहले हमने 22 क्लास ऑलरेडी कर लिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे पीडीएफ बाय करे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि देख समझ रहे होंगे और रिविजन भी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर कवर करते हुए जाना है, तभी आपको पूरी फायदा मिल पाएगी। इससे पहले आप सभी को पता होगा कि हमारे पास एसएससी में फाउंडेशन बनाने हेतु, कंक्रीट जैसे मजबूती हेतु पैरासीटामोल 500 नामक ई बुक है जो 447 पेज की है। अब 7 एग्जाम हो चुके हैं एसएससी की और आपने इसकी फ़ायदा घाटा परख लिया होगा। आप लोग भी ले सकते हैं। एक S30 है एसएससी के लिए, एक S36 है एसएससी सीजीएल मेंस को टारगेट करते हुए रनिंग में है। इसके अलावा बिहार एसएससी की कंटेंट अवेलेबल है और रेलवे का जो आप देख रहे हैं। तो आपको जैसा रिक्वायर्ड है इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय करेंगे। एक छोटा सा फी अदा करके वन स्टॉप सोल्यूशन जीके जीएस का ले सकते हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। पहला जो प्रश्न है, स्तनधारी के लीवर में कौन सा सेल पाया जाता है? जो यकृत होती है हमारी, जो लीवर होती है हमारी, इसमें कौन से सेल पाए जाते हैं स्तनधारी वाले लीवर में? तो ये है भैया कुफर सेल। कुफर सेल पाए जाते हैं लीवर के अंदर। पिछले 3 सालों में ये 3 बार रिपीट किया गया है, जो भी टेक्निकल क्वेश्चन जहां भी आते हैं, जैसे रेलवे, डीएसएसबी इत्यादि सब में। ठीक है, तो ये आपका कुफर सेल जो है, इसको ध्यान रखेंगे। ये यकृत में होते हैं और ये ममल्स में होते हैं। माइक्रोग्रेलियल कोशिकाएं तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, ये जो है आपका प्रतिरक्षी कोशिकाएं हो जाएंगे। कौन सा? माइक्रोग्रेलियल कोशिका। और ये कहाँ पे पाए जाएंगे? तो तंत्रिका तंत्र में। जैसे अभी आपने देखा कि कुफर कोशिका लीवर में पाया जा रहा था। अब ये देखिए, तंत्रिका तंत्र वाली जो कोशिका है, ये मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने और चोट या संक्रमण पर प्रतिक्रिया करने के लिए जिम्मेवार है। ये किस कोशिका की बात हो रही है? ये हो रही है माइक्रोग्लियल कोशिकाओं का, जो कहाँ पे पाया जाएगा? तंत्रिका तंत्र में। इनके अलावा पुरकिंजे कोशिकाएं एक और कोशिका का जो है पार्ट है। ये मस्तिष्क के सेरिबेलम में पाए जाते हैं, तो ये भी मस्तिष्क में ही पाए जाते हैं। मैंने आपसे बताया है कि मस्तिष्क को 3 पार्टों में बांटा जाता है, अगला, मध्य और पिछला। और मस्तिष्क में सेरेबेलम और सेरेब्रम दोनों अलग अलग चीज है। इनके अलावा सबसे छोटी कोशिका जो है शरीर में, वो मस्तिष्क में ही पाई जाती है, जिसे पीयूष पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जहां से आपका मानव वृद्धि हार्मोन का स्रावन भी होता है, जिसे एसटीएच हार्मोन कहते हैं। तो चीज़ों को जगह पे ही आप कम से कम मन में मनन कर लीजिएगा तो बहुत दिनों तक रहता है। कुफर कोशिकाएं स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इसी में ग्लूकोज का भंडारण ग्लाइकोजेन के रूप में किया जाता है और यूरिया और पित्त का निर्माण भी होता है। कहाँ की बात हो रही है? ये सब जो है आपकी लीवर के बारे में प्रॉपर्टीज दर्शा रहा है कि लीवर के अंदर जो है आपका ग्लूकोज जो ऊर्जा देने का काम करता है शरीर में, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना। तो ये आपका ग्लाइकोजेन के रूप में भंडार होगा। ग्लाइकोजेन जो है ये कार्बोहाइड्रेट के 3rd जो है स्वरूप है, यानी आपका पॉलीसेकेराइड है, लेकिन ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। ठीक है, तो ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर करता है। एक क्वेश्चन तो ये भी पूछता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों बातें मिलती जुलती है ना। इनके अलावा यूरिया का निर्माण भी होता है और पित्त का निर्माण भी होता है। कहाँ पे? यकृत में। यकृत को केमिकल का फैक्ट्री भी कहा जाता है मानव शरीर की। और यकृत की सबसे बड़ी बीमारी मैंने बता दिया था, जिसे सिरोसिस कहा जाता है। उसमें जो है बदलने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि यकृत काफी कठोर हो जाते हैं, स्पंजी गुण हट जाती है ना। इसके अलावा संवेदी कोशिकाएं, ये आंख, कान और नाक जैसे ज्ञानेंद्रियों में होती है संवेदी कोशिकाएं। तो इसे ध्यान रखेंगे, नाम से स्पष्ट है संवेदी, संवेदना हेतु है। तो जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें ये जो है पाई जाती है। शलाका और शंकु नामक संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं रेटिना में उपस्थित होता है। क्षण कोशिका, शंकु कोशिका का नाम आपने सुना होगा, जो आंख में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन अलग से भी यहाँ से एग्जामिनर बनाता है कि आंख में किस प्रकार की कोशिका पाया जाता है। ऑप्शन ए में देता है क्षण कोशिका, ऑप्शन बी में देता है शंकु कोशिका, ऑप्शन सी में देता है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी में देता है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होता है, क्योंकि आंख में जो है क्षण कोशिका और शंकु कोशिका, जिसे यहाँ पे शलाका और शंकु लिखा गया है, दोनों पाई जाती है ना। और इसका जो है क्या काम है मैं बताया था, एक तेज प्रकाश में काम करती है और एक कम प्रकाश में भी हमें आभास कराता है कि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट तो है वहाँ।
ठीक है। तो ये दोनों प्रकार की कोशिका आपको पाए जाते हैं आंख के अंदर। रेटिना पे बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है? तो वास्तविक होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में किसको पर्दे पे उतारा जा सकता है? तो आप कहोगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। रेटिना पे जो बना हुआ प्रतिबिंब है ये उल्टा होता है, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, मौसम वैज्ञानिक के अनुसार समुद्र तल का औसत दबाव कितने होते हैं? जो समुद्री स्थल है उसके औसतन दबाव क्या माना है जो मौसम वैज्ञानिक है उनके अनुसार? तो 1013 MB। यहाँ MB का मतलब मेगाबाइट नहीं है, ये कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे हम, ये MB का मतलब यहाँ पे मेगाबाइट ना होकर के मिली बार है। क्या है भाई? मिली बार, क्योंकि आप जानते हैं कि दाब को हम बार में मापते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के जो भी प्रश्न है यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जैसे धरती पर मीठे जल का प्रतिशत कितने हो जाएंगे समग्र जल की? तो समग्र जल की प्रतिशत में मीठे जल की प्रतिशत मात्र 2.7% है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछा कि धरती पर समग्र जल में, है ना, समुद्री जल का प्रतिशत कितना है, तब आप क्या कहेंगे? 97.2 या 3% आप कह सकते हैं, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता गणना, है ना। तो 97.2% या 3% आप कह सकते हो कि भाई कुल जल राशि में इतनी समुद्री जल है और 2.7% जो है पीने वाला मीठा वाटर है, ग्राउंडेड वाटर है। इनके अलावा भारत का प्रादेशिक जो जल है ना, कहाँ तक फैला हुआ है? तो 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। VVI करके रखेंगे, CGL भी पूछती है इस बात को। इनके अलावा भारत का वह स्थान कौन सा है जहाँ पे आपका अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और उनके पिता हिंद महासागर तीनों का मिलन होता है? तो ये है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है, यहाँ पे स्थित है V शेप पे। यहाँ पे आपके इधर से अरब सागर मिलती है, इधर से आके बंगाल की खाड़ी, और ये वाला पूरा पोर्शन तो हिंद महासागर ही है। तो यहाँ पे तीनों आके जो है बाप बेटे मिल जाते हैं। इनके अलावा ये जो कन्याकुमारी है ये भारत में मुख्य भूमि का जो है आपका सौदर्न बिंदु है, सौदर्न पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है। वैसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका मुख्य भूमिका कहेगा तो कन्याकुमारी होता है। इनके अलावा महाद्वीपीय शेल्फ का औसत ढलान कितना होता है? तो 1 डिग्री से भी कम होता है, यानी 1 डिग्री तक हो सकता है ना। महाद्वीपीय शेल्फ, है ना, महाद्वीपीय ढलान, ये सब का जो है पढ़ना होता है अपने को। तो महाद्वीपीय शेल्फ का औसत ढलान जो है कितना है? तो 1 डिग्री। इनके अलावा महाद्वीपीय ढलान क्षेत्र की गहराई जो है ये 200 से 3000 मीटर के बीच रखा गया है। महाद्वीपीय ढलान, महाद्वीपीय शेल्फ, ये सब जो है महासागर के ही भाग हैं। वैसे 4 भागों में इसे बांटा जाता है ना, लेकिन यहाँ पे हमने 2 चीज़ जो मेजर है, जो इसके बारे में अपने को पैमाना या डिस्ट्रिक्ट पढ़ना होता है, वो बताने का काम किया हूँ। महाद्वीपीय शेल्फ का जो झुकाव होता है, ढलान होता है, 1 डिग्री होता है। महाद्वीपीय ढलान क्षेत्र की गहराई 200 से 3000 मीटर तक हो सकती है। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई जो है ये लगभग 30 किलोमीटर तक होती है। जो पृथ्वी की महाद्वीपीय जो आपका प्लेट है, परत है, उसकी मोटाई कितनी होती? लगभग 30 किलोमीटर होती है। विश्व की सतह पर जलराशि का आवरण 71%। ये तो आप सभी जानते हैं कि 3 भाग जो है जल है और 1 भाग में जीवन है। सब बार सर्दी होती ठीक होती, इस बार ठीक ही नहीं हो रही। महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में होती है। अगर इसे परसेंटेज में भी लिख दे तो 35% अपने को करना होता है, यह जानते हुए भी कि यह 100 में नहीं है, 1000 में है। इनके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है। वैसे पारिस्थितिक तंत्र कई हो सकते हैं, जंगल झाड़ भी है, तालाब भी एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, जो स्टैटिक्स रुका हुआ पारिस्थितिक तंत्र है ना। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी पारिस्थितिक तंत्र कौन सी है? तो महासागर है। दुनिया में 5 गो महासागर है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सबसे गहरा भी प्रशांत महासागर है। सबसे छोटी आर्कटिक महासागर है। प्रशांत के बाद अटलांटिक, फिर हिंद, फिर माफ कीजिएगा, प्रशांत के बाद, हाँ सही है, अटलांटिक, फिर आपका हिंद महासागर हो जाएगा, फिर अटलांटिक महासागर होगा, तब आर्कटिक होता है। तो ये 5 गो होगा। प्रशांत महासागर में दुनिया की सबसे गहराई वाला स्थल चैलेंजर गर्त में मरियाना खाई है, जो 11 किलोमीटर गहरी है। इन्हें ध्यान रखेंगे। हिंद महासागर की सबसे गहराई वाला स्थल जो है ये जावा ट्रेंच है, जिसे सुंडा गर्त भी आप कह सकते हो। तो हिंद महासागर में सुंडा गर्त कहिए या जावा ट्रेंच कहिए, ये गहराई वाला स्थल है। इनके अलावा हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश अर्थात भारत से मिलता जुलता है। इनके अलावा
प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पर्यावरण वाले में 5 जून पर्यावरण दिवस, महासागर दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस होता है। तो ये कुछ एक जो पर्यावरणीय घटना पे आधारित आपका डे है, सेलिब्रेट जो किए जाते हैं, उसको जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा जो आपका कब से मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, तो 2009 से। ये देखिए प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ये आपका अटलांटिक महासागर में है और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अटलांटिक महासागर में ही आपका जो है जो मछली उत्पादन का जो क्षेत्र होता है वो पाया जाता है। ग्रैंड बैंक और डागर बैंक उसे कहा जाता है, जहाँ पे प्लैंकटन नामक घास पाया जाता है, ठीक है, जहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है। इसके अलावा समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं, पहले बता चुके हैं। खाली आइसोहेल रहेगा तो समधूप रेखा होती है, जहाँ पे आपका समान मात्रा में धूप का क्षेत्र होता है। ओटेक का फुल फॉर्म आपसे पूछता है, ये बिजली उत्पादन में काम आती है। ओटेक, इसको पढ़ते हैं अपन महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण। अंग्रेजी में ही पूछेगा, जब फुल फॉर्म पूछेगा तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, है ना, ओटेक का। और एक जो आपका ज्योग्राफी में ITCZ का भी पूछा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना, जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, निम्न दाब का क्षेत्र है। तो ये दोनों का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होगा। महासागरीय जल या लवणीय जल को डेस्टिलेशन विधि से शुद्ध किया जाता है। मैंने आपको साइंस के अंदर ये बता दिया है कि कौन से पदार्थ का यानी मिश्रण का शुद्धि किस विधि द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने डेस्टिलेशन बताया था, पार्सली डिस्टिलेशन बताया था, भाप आसवन बताया था, कई प्रकार के विधि होते हैं। तो उसमें क्या था ये गुण कि भाई जिसके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है उसे पार्सली डिस्टिलेशन, जैसे किरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सबको जो है ना पार्सली डिस्टिलेशन अर्थात प्रभाजी आसवन के द्वारा शुद्ध करते हैं। जबकि समुद्री जल को जो है डेस्टिलेशन के द्वारा शुद्ध किया जाता है, अर्थात आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। आसवन क्या होता है आप सभी को मैंने बता रखा है कि आसवन क्या होता है। आसवन जो है किसी भी कंटेनर में आप जैसे नमक समुद्री जल को ले लीजिए, तो इसमें जल ले लिए, नीचे से आप अलाव जलाएंगे या लौ देंगे या टेम्परेचर देंगे, ये जो है आपका वाष्पीकृत होके जो है जल की बूंद एक दूसरे कंटेनर में इसे स्टोर कर लीजिए और नमक यहाँ पे जमा हो जाएगा, तो इसे कहा जाता है आसवन। इनके अलावा भूमध्य सागर जो अटलांटिक महासागर का भाग है, जिसमें दुनिया की सबसे लंबी नदी जो आपका नील नदी है आकर गिरती है। नील नदी कहाँ से निकलती है? लेक विक्टोरिया से निकलती है, अर्थात विक्टोरिया झील से निकलती है। और गिरती कहाँ पे है नील नदी? तो भूमध्य सागर के अंदर गिरती है। इसमें पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है ना, और यही पश्चिमी विक्षोभ जो है आपका शीतकाल के अंदर, है ना, ये वाला जो भारत है आपका, ये वाला जो भारत है उत्तर पश्चिमी भारत है, यहाँ पे आपका शीतकाल में वर्षा कराने के लिए जिम्मेवार होती है, अर्थात पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में। और ये बारिश रबी के फसल के लिए काफी फायदेमंद होती है। ठीक है भैया। इनके अलावा ये भैया कुछ हमारा जो है ये ई बुक का है लोगो, ये आपका रेलवे वाला 30 सीरीज जो आप देख रहे हैं, ये 36 सीरीज जो अभी चलाए गए हैं, इसमें S30 और बिहार SSC का लोगो नहीं दिख रहा होगा। तो आपको जैसा रिक्वायर्ड है इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में दक्षिण भारत के किस शासक का उल्लेख किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। देखिए बाबरनामा में दक्षिण भारत का जो है कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन अभी SSC ने हाल में ही पूछा है ना, कि भाई जो अकबरनामा किताब है, अकबरनामा जिसकी रचना अबुल फजल ने करा है, तो इस अकबरनामा किताब में कौन से फसल का जिक्र देखने को मिलता है? मैंने कहा भाई कि इसमें रबी फसल भी देखने को मिलता है और खरीफ फसल भी देखने को मिलता है। तो जैसा आपका ऑप्शन रहेगा आप ऑप्शन से कर लेंगे। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। तो ये कृष्णदेव राय का जो है वर्णन किए हैं बाबर अपने डायरी में, अपने आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम बाबरनामा था। अब देखिए बाबर ने अपनी किताब जो है बाबरनामा ये कौन भाषा में लिखे हैं? तो तुर्की या चगताई भाषा में लिखे हैं, जो उनका रीजनल लैंग्वेज चगताई, तो उसमें लिखे हैं। बाबर मात्र 12 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में फरगना का शासन संभाल लिया था, अर्थात वहां पर जो है गद्दी में आ गए थे, पावर में आ गए थे। 1526
में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम लड़ाई में हराने के बाद बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना भारत में कर लिए थे। बाबर के द्वारा लड़ी गई 4 लड़ाई में पहला पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। 1527 खानवा का युद्ध राणा सांगा पराजित हुए थे। 1528 चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय पराजित हुए थे और 1529 घाघरा का युद्ध नुसरत शाह पराजित हुए थे। तो ये बाबर की 4 लगातार लड़ाई इंडिया में और चारों में विजय पाया था। बाबर को कलंदर कहा जाता था और बाबर को उनके इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया है। पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में जब पढ़ा उड़ा गया कि भाई इनको तो काबुल में जाना था, इनकी बड़ी दिली इच्छा थी, तो उनको जो है फिर काबुल में दफनाया गया था। इनके अलावा बाबर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाबर जो है तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल किस युद्ध में किया था। तो बाबर जो है तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल पानीपत की प्रथम लड़ाई में ही किया था। बाबर का प्रमुख तोपची कौन था? तो ये बाबर के प्रमुख तोपची में 2 आदमी का नाम आता है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये 2 अलग अलग हैं, ये तोपची थे उनका। ये भी पूछा जाता है, पता नहीं क्या मिलता है एग्जामिनर को। इनके अलावा बाबर को कलंदर भी कहा जाता है और बाबर की मृत्यु जो है ये 1530 में हुआ था। इनके अलावा विजयनगर साम्राज्य, यहाँ से पढ़ना बहुत जरूरी। जैसे कृष्णदेव राय साहब का नाम आया था तो मैं पढ़ाता ही, लेकिन वैसे भी उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, विजयनगर साम्राज्य या संगम काल को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो टीसीएस एग्जाम कराते हैं वो पूछते हैं, उनका गहरा रिलेशन है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन अवधि के दौरान हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। इस क्वेश्चन को इस लैंग्वेज में एक बार पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसी लैंग्वेज में लिखा है कि एक बार पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत पे किसका शासन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। तो मैंने भी उसी लैंग्वेज में लिखा है, कोई भी बात को इग्नोर न करना, है ना। इस साम्राज्य के निम्नलिखित 4 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले आए सर संगम वंश, ये 1336 से 1485 तक राज किया, काफी लंबे समय तक राज किया इन्होंने। 100-125 वर्ष तक जो है 125 क्या 150 के करीब हो जाएंगे, 150 करीब जो है यहाँ पे इन्होंने राज किया। इनके अलावा सुलुबा वंश, ये 1485 से 1505 मात्र 20 साल आए थे। तुलुबा वंश 1505 से 70, ये 65 साल आए थे। और फिर अरविदु वंश 70 से 1646, ये भी लगभग अच्छा किया, 70-60 वर्ष के करीब, है ना। तो ये जो है आपका विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि कृष्णदेव राय कौन वंश से जुड़े हुए थे। तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के 3रे वंश अर्थात तुलुबा वंश से जुड़े हुए थे। ठीक है भैया, तो ये तुलुबा वंश के हो गए। विजयनगर साम्राज्य इसके बाद नहीं चला, इसका क्या प्रमुख कारण है? तो तालीकोटा का युद्ध इनका जो है प्रमुख कारण है। तालीकोटा का जो युद्ध है ना, ये विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है, जो 1565 के अंदर हुआ था और वहीं से ये जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कृष्णदेव राय ये तुलुवा राजवंश के प्रमुख शासक हुए। इन्होंने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पिता का उपाधि धारण किए थे। कौन भैया? कृष्णदेव राय साहब। इनके दरबार में 8 तेलुगु विद्वान रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। वहीं पे शिवाजी साहब के दरबार में भी 8 विद्वान रहते थे, उन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था, है ना। और अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इनके दरबार में जो कवि रहते थे उन्हें नवरत्न कहा जाता था। तो इन दोनों में सेम है, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य और अकबर के दरबारी को नवरत्न कहा जाता था। कृष्णदेव राय के दरबारी को अष्ट दिग्गज और शिवाजी के दरबारी को अष्ट प्रधान कहा जाता था। ठीक है, जो कृष्णदेव राय है वो अपनी माता नगला देवी के याद में नागलपुरम शहर या कस्बा का जो है स्थापना करवाया था और ये क्वेश्चन आपके 2023 के दशक में पूछा गया था। इन्होंने तेलुगु में आमुक्त माल्याद नामक किताब लिखा, ये एवरग्रीन किताब है और ये सभी जगह पूछे जाने वाली किताब है, तेलुगु भाषा में लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। कृष्णदेव राय साहब की अन्य रचना में आएंगे जाम्बती कल्याणम, ये संस्कृत भाषा में लिखे थे, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक अन्य प्राचीन इतिहास की पुस्तक है जो इतिहास का वर्णन करता है, इसका नाम है वंश चरितावली। ये वंश चरितावली भी कृष्णदेव राय ने ही लिखा है, लेकिन यह किताब जो है संस्कृत और तेलुगु ये दोनों भाषा में लिखा गया है।
तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कृष्णदेव राय ने दक्षिण भारत में अनेक गोपुरम का इस्तेमाल स्थापना करवाया। अब ये गोपुरम क्या होता है आप सभी को बता रखा हूँ कि जो द्रविडियन स्टाइल होता है आपका मंदिर निर्माण का, है ना, स्थापत्य कला का जो है आपका द्रविडियन स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, है ना, तो इसमें जो है आपका गोपुरम का निर्माण किया जाता है। गोपुरम एक लंबी गलियारा को कहा जाता है। इनके अलावा जो अपने यहाँ मंदिर बनाने की स्टाइल है दो प्रमुख है, एक तो आपका नागर शैली और एक आपका द्रविड़ शैली। नागर शैली उत्तर इंडिया में देखा जाता है और द्रविड़ शैली दक्षिण इंडिया में देखे जाते हैं, और ये दोनों का मिली जुली शैली जो है उसे बेसर शैली कहा जाता है। भारत में सिल्क मार्ग की खोज कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा किया गया था। ये अलग बात है ना, कोई कृष्णदेव राय और कनिष्क में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कनिष्क जो है ये कुषाण वंश के हैं जो बौद्ध धर्म से ताल्लुकात रखते थे और चतुर्थ बौद्ध संगति भी करवाए थे कुंडलवन कश्मीर के अंदर, ठीक है। कुषाण वंश के फाउंडर कुजुल कफडीसेस हैं, जबकि कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश तुलुवा वंश के जो है महान शासक हुए थे। इनके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाली अवक्षेप का रंग कैसा होता है। जो आपका अवक्षेप पदार्थ बच जाता है इस प्रकार की रिएक्ट करवाने से तो उसका रंग कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। आइए नीचे उदाहरण से समझते हैं। रासायनिक समीकरण आपका यहाँ पे दिया गया है, छोटा छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण आपका दिया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये चूना का जल कहते हैं इसे। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने दोनों को जो है प्रतिक्रिया रिएक्ट करवाया। रिएक्शन के बाद जो यहाँ पे आपका बन रहा है ये क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और जल निष्कासित हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे तो आपसे कलर पूछ लिया था कि भाई कलर कौन सा है, इसका कलर पूछ रहा है। तो संगमरमर का कलर कैसा होता है, सफेद ना होता है जी। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर, अंडा का छिलका देखे होंगे कलर कैसा होता है, सफेद होता है अंडा का छिलका, है ना। और ये आपका जो है संगमरमर कहिए, इसे आप चूना पत्थर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसके कलर सफेद हो जाते हैं जब आपका चूना का जल कार्बन डाइऑक्साइड से गुजरती है तो, और जल जो है निक्षेप निकलती है बाहर। इनके अलावा माफ कीजिएगा, जल बाहर निकलती है। इसके अलावा यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल का निर्माण हो जाए और अम्ल और क्षार जो है पार्टिसिपेट करे अभिक्रिया में तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्षार है, बेसिक गुण वाला होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एसिटिक गुण के काम कर रहे हैं। ये दोनों मिलके जो है अम्ल और क्षार लवण और जल बना रहे हैं तो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, है ना। इनके अलावा फेरस सल्फेट हेप्टाहेड्रेट, हेप्टा मतलब 7 से होता है, हेक्सा मतलब 6 से, पेंटा मतलब 5, है ना, टेट्रा मतलब 4, ट्राई मतलब 3, डाई या बाई मतलब 2 और मोनो मतलब 1। ये केमिस्ट्री की पहाड़ा है ना। तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जिसकी कलर कैसी होती है, ग्रीन, जब इसको आप गर्म करेंगे तो व्हाइट कलर में जो है तब्दील हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा है FeSO4 7H2O, है ना, इसे अपन फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट पढ़ेंगे। इसको जब हीट डालते हैं, जब गर्म करते हैं तो ये FeSO4 अलग हो जाता है और जल जो है अलग हो जाता है ना। तो भाई ये आप जो है अब व्हाइट कलर का हो गया है। फेरस सल्फेट जो है ये लगभग व्हाइट कलर का हो जाता है, पहले ये ग्रीन था, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये सब क्वेश्चन कलर फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अभिक्रिया करना और किए हैं तभी आप जो है जवाब दे पाओगे, नहीं तो दिक्कत होगा। लोहा के प्रमुख अयस्क के हेमाटाइट बनाने के लिए फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है। इसका समीकरण हमने लिखा है। अभी आपने ऊपर में देखा कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को गर्म करने पे फेरस सल्फेट अलग हो रहा था। अब इस फेरस सल्फेट को जब गर्म करेंगे तो आपका जो है हेमाटाइट, जो लोहा का निष्कर्षण करने वाला अयस्क है, इसका निर्माण हो जाता है और साथ में SO2 और SO3 गैस जो है रिलीज होता है। तो ये समीकरण एनसीईआरटी का डायरेक्ट समीकरण है, आप इसे जरूर याद रखिएगा, है ना। एनसीईआरटी की डायरेक्ट समीकरण है और मैंने बहुत बार देखा है कि जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है हूबहू आपके एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। तो ये वाला जो है जरूर याद रखें, हेमाटाइट बनाने की विधि। इनके अलावा कॉपर सल्फेट के नीले घोल को जब मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 Mg के साथ जब प्रतिक्रिया कराई जाती है तो एक रंगहीन पदार्थ प्राप्त होता है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कलरलेस प्राप्त होता है ना, कलर
लेस, कलरलेस पदार्थ प्राप्त होता है जिसे मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ मैग्नीशियम सल्फेट, सही बात है जी, मैग्नीशियम सल्फेट कलरलेस हो जाएगा, सही लिखा है जी। यहाँ पे जो है ना रंग के आगे जो है लिखा गया ना, इसे रंगहीन लिखेंगे तो आपका जो है अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। कॉपर सल्फेट के नीले घोल को जब मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तो एक रंगहीन पदार्थ प्राप्त होता है जिसे मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। मैं इसे सही करके दूंगा PDF, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, देखिए कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का होता है। मैग्नीशियम जो सिल्वरी व्हाइट होता है, चांदी के जैसा चमक रखता है, व्हाइट कलर का होता है लगभग। इन दोनों को जब आप प्रतिक्रिया कराएंगे MgSO4 बनेगा और Cu अलग हो जाएगा, है ना। तो MgSO4 का कलर होता है कलरलेस, इसका कोई कलर न फाइंड हुआ। और Cu कैसा होगा, धूसर होता है या हल्का लाल होता है। कॉपर कैसा होता है, हल्का लाल या धूसर होता है ना, लाल ब्राउन कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी अभिक्रिया याद रखेंगे, ये भी NCERT का डायरेक्ट एग्जाम्पल है। इनके अलावा मैंने आपको बताया ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, मन में सोचिएगा कौन सा एग्जाम्पल हो, कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ये देखिए Cu को हटा के Mg खुद का जो है यौगिक का निर्माण कर लिया है, तो कौन सा अभिक्रिया होगा, ये हो जाएगा भैया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने बताया था कम पढ़ने वाले बच्चे को अधिक पढ़ने वाले बच्चे होड़ से बाहर कर देते हैं, वही प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं वो कम अभिक्रियाशील तत्व को बाहर कर देते हैं यौगिक से। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जितना भी महंगा धातु है, जैसे कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनकी जो है क्रियाशीलता कम होती है, वो नीचे होता है। इसीलिए यहाँ से कॉपर को हटा के मैग्नीशियम खुद का जो है यहाँ पे सल्फेट का निर्माण करके कॉपर को बाहर फेंक दिया है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना 1980 में किया गया था। केंद्रीय फिल्म, है ना, परमानंद बोर्ड लिखा गया है परमानन होगा, परमानन, परमानन, है ना, परमानन, परमानन, सही है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना 1952 में किया गया था। हेड क्वार्टर मुंबई में है। अभी पुष्पा 2 आ रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं नहीं जा रहा हूं देखने के लिए। इनके अलावा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में किया गया था, ये दिल्ली में है। इसके अलावा ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में, ये भी दिल्ली में है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ की प्रोडक्ट आप ओमपुरी साहब, अनुपम खेर साहब, ये कौन है भैया अपना बिहार का वाजपेयी साहब, ये सभी यहीं से तालीम लिए हैं, ठीक है भैया। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये 1959 में स्थापित हुआ था और ये संगीत नाटक अकादमी का ही एक भाग है, अभिनंग है, एफिलिएटेड है इनसे, ये भी दिल्ली में है। कथक केंद्र, ये भी संगीत नाटक अकादमी से जुड़ा हुआ संस्था है। 1964 में यहाँ पे कथक का प्रशिक्षण दिया जाता है, दिल्ली में है। भारतीय फिल्म संग्रहालय, ये 1964 में स्थापित हुआ था। इसका जो है ना हेड क्वार्टर पुणे के अंदर है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से काफी क्वेश्चन आते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 1969 में स्टार्ट हुआ था। दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म जनक का जो है फिल्म उद्योग का जनक माना जाता है या पिता माना जाता है। इंडिया का पहला फिल्म था राजा हरिश्चंद्र, लेकिन मूक फिल्म था, उसमें आवाज नहीं था। जैसे आपने चार्लिन चैपलिन की कॉमेडी देखा होगा वैसे ही था। उसके बाद आलम आरा बोलता हुआ पिक्चर आया था इंडिया का, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा इस पुरस्कार के प्रथम विजेता देविका रानी थी, दादा साहब वाले का। और 2024 में अभी दिया गया है किसे? शंकर को, अर्थात मिथुन दा को, ठीक है भैया। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती साहब को दिया गया है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले फिल्म जगत की पहली हस्ती थे सत्यजीत रे, ठीक है भाई। और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम शास्त्रीय गायिका या शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए जो गायिका है ना, वो थे भैया एम सुब्बा लक्ष्मी। तो इन दोनों में फर्क है। एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम को 1998 में कर्नाटक संगीत के लिए दिया गया था पहली बार। संगीत के क्षेत्र में अब तक मात्र 6 ही आदमी को दिया गया है भारत रत्न। ये फिल्म के सेक्टर में है, तो फिल्म और थोड़ा सा गीत में थोड़ा सा फर्क। इनके अलावा भारत में ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए जीती थी। ग्रैमी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर, सितार से संबंधित है। और ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला तन्वी शाह, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत भवन जो भोपाल में स्थित है, इसके वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। ये बहुत बार पूछे जाते हैं रेलवे के द्वारा, चार्ल्स कोरिया को पसंद करते हैं रेलवे। 1982 में स्थापित हुआ था इंदिरा गांधी के समय। इनके अलावा प्रिंस ऑफ वेल्स, इसकी कहानी है थोड़ा सा। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है असहयोग आंदोलन के समय इंडिया का जो है टूर करते हैं, एडवर्ड नाम होता है इनका, है ना। और मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स एक म्यूजियम था जिनका नाम जो है 2000 ईस्वी से पहले ही बदल दिया गया था और इनका नाम शिवाजी महाराज संग्रहालय कर दिया गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पास्ट में पूछा भी गया है कि प्रिंस ऑफ वेल्स
किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं महात्मा गांधी के? तो बोलिएगा असहयोग आंदोलन से, जो 20 में चालू हुआ था, 22 में चौरा चौरी हत्याकांड के कारण बंद हो गया था, 23 में जो है आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल का स्थापना किया था, 24 में जो है गांधी जी बेलगांव अधिवेशन किए थे, 25 में जो है आपका काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। इस प्रकार से आप बहुत सारे चीज याद रख सकते हैं, ईस्वी दर ईस्वी आपको जो है जोड़ता जाइए, काम बनता जाएगा। भारत में देखिए रेलवे को रेडियो और टीवी से बहुत जो है प्यार है, तो आपको रेडियो टीवी के बारे में भी अच्छे से जानना है। देखिए भारत में रेडियो की शुरुआत कहेगा तो 1923, लेकिन वो जो है एक निजी क्लब के द्वारा, जो आपका मुंबई रेडियो क्लब है उनके द्वारा प्रसारण किया गया, तो कहीं ना कहीं इंडिया से ही हुआ। तो अगर शुरुआत खाली पूछता है सीधे सीधे तो 1923 में होगा, लेकिन अगर 1923 ऑप्शन ए में ना है ना, तब तो इसको इग्नोर करके 1927 मारना पड़ेगा। ठीक है, मैं आगे बात करता हूं इसकी, पहले ये समझ लीजिए। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कार्यक्रम 1923 में माना जाता है बॉम्बे रेडियो क्लब के द्वारा। विश्व रेडियो दिवस 23 फरवरी को मनाया जाता है, और 23 फरवरी को इंडिया में महिला दिवस मनाया जाता है, जो अपना महिला दिवस है। एगो तो विदेशी महिला दिवस है पूरे दुनिया के स्तर पे, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय वाला है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, और जो देसी है अपने इंडिया भर में ही मनाया जाता है वो जो है 13 फरवरी को है। ठीक है भैया। इनके अलावा रेडियो का आविष्कारक कौन है? गुलिल्मो मार्कोनी, जी मार्कोनी 1901 में रेडियो का आविष्कार किए थे। अब आइए रेडियो से बहुत क्वेश्चन है जी। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन से रेडियो से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे? तो कहेंगे सिंगापुर रेडियो से। कब किए थे? 1944 में राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। भारत में रेडियो का प्रसारण निजी तत्वों के द्वारा कहेगा तो 1927 में एस्टेब्लिश हुआ। 1930 में इसका नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, और 1957 में जो है आकाशवाणी कर दिया गया। लेकिन जो है सीधे सीधे कहेगा कि शुरुआत कब हुआ, प्रसारण कब हुआ, तो जो है 1923 आंसर मारेंगे, क्योंकि ये टीसीएस ने आंसर इसको माना है पास्ट में, है ना। इनके अलावा जो चीज मैंने कहा वही चीज यहाँ लिखा है। इनके अलावा भारत में टेलीविजन की पहली प्रसारण 1959 में हुआ था, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट है। जो आपका कलर टीवी है ये 1982 में आया था, और 21 नवंबर को हर साल टीवी दिवस मनाते हैं, टेलीविजन दिवस। और इनके जो फाउंडर है JL बेयर्ड है। टीवी का आविष्कार कौन किया है? JL बेयर्ड। शक्ति, विद्युतीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा, ये 3 गो अलग अलग राशि है। इनमें से कौन सा जो है एगो आपका वेक्टर है ना, बाद बाकी 2 गो स्केलर होगा, एगो वेक्टर होगा, तो यानी सदिश भाई, है ना। तो यहाँ पे सदिश कौन सा हो जाएगा? विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र सदिश राशि है, जबकि शक्ति और विद्युत धारा जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी इधर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान रखेंगे। ऐसे लगने में लग रहा है कि तीनों जो है सदिशे है, लेकिन ऐसा नहीं है। सदिश राशि किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों, यानी मैग्नीट्यूड भी हो और आपका जो है डायरेक्शन भी हो, तो उसे सदिश राशि कहा जाता है। जैसे विस्थापन, विस्थापन किसे कहते हैं, है ना, मन में सोचिए। विस्थापन बताया था क्या होता है ना। इसके अलावा त्वरण, है ना, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन के दर। विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी 2 पॉइंट के बीच। विद्युतीय क्षेत्र जानते होंगे, विद्युतीय क्षेत्र। संवेग, संवेग क्या होता है? मास गुने वेलोसिटी। आवेग और संवेग की बीमा सेम होती है। चुंबकीय क्षेत्र, बल, वेग। बल के बारे में एक चीज और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा भौतिक इकाई है जो कभी सिंगल नहीं हो सकता? तो बल जो है कभी भी सिंगल नहीं हो सकता। किसी न किसी चीज पे आप बल जरूर लगाओगे। बल जो है एकल पिंड के द्वारा हो ही नहीं सकता, आप किसी न किसी पे तो बल लगाओगे ना भाई, तो बल सिंगल नहीं होता है। यहां से भी क्वेश्चन पास्ट में बने हैं। इनके अलावा तो ये सब सदिश राशि हो जाएगा। अदिश राशि बात करेंगे, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, विद्युत धारा, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? अदिश राशि हो जाएंगे, जिसमें दिशा नहीं है, कैमरों लगेगा। इनके अलावा जीवाणुओं का शोषण स्थल कौन सा है? देखिए कई सारे प्राणी की जो शोषण कहाँ से होती है, ये आपके एग्जाम में आता है, खास करके रेलवे में, तो यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए जीवाणु का जो है मीसोसोम से शोषण होती है। स्तनधारी, सरीसृप और पक्षी, तीनों में फेफड़ा से शोषण होता है ना। इनके अलावा अमीबा, केचुआ, मेढक, इन तीनों में फेफड़ा, अमीबा, केचुआ, मेढक, तीनों में त्वचा से शोषण होगा। कहाँ लिखा है भाई? त्वचा नहीं लिखा है तो शरीर के सतह के द्वारा लिखा है, तो समझिए त्वचा, है ना। ये त्वचा से शोषण होगा। लेकिन मेढक पे आपने एक छोटा सा स्टार देख रहा होगा। ये जो भैया स्टार है ना, मेढक की कई अवस्था होती है। टेडपोल से व्यस्क मेढक बनते हैं, है ना, तो उनकी सांस लेने की जो है ना जगह भी चेंजेस होते रहते हैं। तो मेढक जो है फेफड़ा से भी सांस ले सकता है, मुख गुहा से भी ले सकता है, माउथ कैविटी, और आपका जो है त्वचा से भी ले सकते हैं। तो मेढक थोड़ा विविधता दर्शा
रहा है, इसीलिए स्टार लगा दिया है। बाद बाकी अमीबा और केचुआ जो है ये शरीर की सतह अर्थात त्वचा से शोषण लेंगे। इनके अलावा स्तनधारी हो गया, रेप्टेलिया हो गया, और जो भी एवीज है या पक्षी है या बर्ड है, ये आपका जो है फेफड़े से शोषण ग्रहण करते हैं। मछली जो माछ होता है वो गल्फर से शोषण ग्रहण करता है और गिल्स से, इसे गिल्स भी कहते हैं। इनके अलावा जो कीट पतंग होता है अर्थात जो आर्थ्रोपोडा कुल के प्राणी होते हैं वो आपका ट्रैकिया से शोषण करते हैं, और पेड़ पौधे जो है ये स्टोमेटा से शोषण करते हैं। तो यहाँ पे पेड़ पौधा, ट्रैकिया, सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी है ना, ये किस किस चीज से, एनालीडा में आ जाएगा आपका ये क्या भैया, सॉरी ये केचुआ एनालीडा में आता है, एनालीडा कभी बताया। तो ये सब जो शोषण करते हैं ना ये त्वचा से करते हैं, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मनुष्य में होने वाली शोषण की क्रिया कैसी क्रिया है, कैसी रासायनिक अभिक्रिया है या फिर क्रिया है, तो आप कहेंगे ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा मिलता है कि ऊष्मा लगता है, तो ऊष्मा मिलता है। और ऊष्मा सोखी में, सोखने मतलब ऑब्जर्व करना, तो ऊष्मा सोखी मतलब एनर्जी दो, और ऊष्माक्षेपी मतलब एनर्जी लो। तो शोषण मतलब एनर्जी देता है हमें, ऊष्माक्षेपी है। इनके अलावा मनुष्य में शोषण द्वारा इस्तेमाल होने वाली पिगमेंट कौन सा है सर? हीमोग्लोबिन। अगर आपसे पूछे कि भाई मनुष्य में कौन सा पिगमेंट शोषण में मददगार है, तो आप कहोगे हीमोग्लोबिन। अधिकांश बच्चे ये पढ़ते हैं कि पिगमेंट तो कोई नहीं होता। अरे भाई एग्जामिनर थोड़ा सा टैक्टिस नहीं अपनाएगा क्या? हीमोग्लोबिन क्या है? वर्णक एक प्रकार का, तो आपको बता दिया है ना, तो क्या दिक्कत हो गया? हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन का सप्लाई करना या गैसीय आदान प्रदान करना शरीर के विभिन्न हिस्सों तक, है ना। तो भैया ये पिगमेंट है। तो अगर आपसे पूछे पिगमेंट कौन सा होता है मनुष्य में जो शोषण के लिए शोषण में मददगार है, तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन, या फिर शोषण के दौरान कार्य करता है वो भी कह सकते हो, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम तो सिर्फ सप्लाई करना है भाई ऑक्सीजन, ये श्वास खींचने में थोड़ी मदद कर रहा है। इनके अलावा जो है आपका अनोक्सी शोषण क्या होता है? ये बिना ऑक्सीजन का शोषण होता है, और अनोक्सी शोषण जो है इसका उत्पाद क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल हो जाता है ना, जो आपके मांसपेशी वगैरह में होते रहते हैं। इनके अलावा केचुए का शोषण स्थल त्वचा होता है, मैंने अभी ऊपर में बता दिया था। केचुआ के बारे में स्पेशली बताना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। केचुआ का जो है शोषण त्वचा से होता है, आंख नहीं पाई जाती है, एनिलीडा संघ का प्राणी है, किसान का दोस्त कहलाता है। केचुआ पालन को बर्मी कल्चर कहते हैं, और इससे जो तैयार होता है खाद्य उसे हम बर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और ये कर करके भी लोग करोड़ों रुपया कमा लिए, ठीक है। इनके अलावा जो है अमीबा कूटपाद का इस्तेमाल करते हुए भोजन और संचलन के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं कूटपाद। ये एक नकली पैर होता है अमीबा का, है ना, कूटपाद या पदाप भी कहते हैं इसे, है ना। तो इसका इस्तेमाल ये भोजन और संचलन के लिए करते हैं। अमीबा में द्विधारी बाइनरी विखंडन और अलैंगिक जनन से जो है प्रजनन होता है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो इकाइनोमेर्डा है, मैंने अभी आपको 2-4 दिन पहले पढ़ाया, जिसका शरीर जो है आपका स्टार जैसे होता है इकाइनोमेर्डा का, और शरीर पे जो है थोड़ा बहुत कटीली परत रहती है, और ये प्राणी जो है पूर्णतः समुद्री प्राणी होते हैं, इकाइनोमिडा। इसमें जो है आपका पाचन तंत्र विकसित होता है, लेकिन एक फीड ट्यूब होता है जिससे चलता भी है और कुछ ग्रहण भी करता है। तो यही जो चलने के लिए इस्तेमाल करता है ये ट्यूब फिट होता है ना। इनके अलावा इसरो के द्वारा 2008 में स्थापित चंद्रयान फर्स्ट कौन वाहिकल से गया था? तो ये गया था PSLV C11 से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 से जो है 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को रिलीज किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PS11 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। देखिए चंद्रयान फर्स्ट हो, सेकेंड हो या फिर थर्ड हो, ये तीनों का जो पैड है, लॉन्चिंग पैड एक ही है। कौन सा? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है भैया, तीनों का जो है एक ही जगह है। फिर चंद्रयान 2 आया 2019 22 जुलाई को, ये GSLV MK3 से गया था, लेकिन ये पूर्णतः सफल नहीं हुआ था। इसके अलावा चंद्रयान 3 आया 2023 में, है ना, जो LVM M4 से लॉन्च किया गया। इसे VVI करके रखेंगे, ठीक है, इसे VVI कर लेंगे, ये रेलवे पूछेगा ही पूछेगा, है ना। यह सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। भारत में चंद्रयान 3 मिशन के तहत 23 अगस्त 2023 को, देखिए 14 जुलाई को किया गया था, और लगभग 41-42 दिन के बाद जो है ये 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तो अगर लैंडर का नाम पूछता है तो विक्रम, और रोवर का नाम पूछता है तो प्रज्ञान, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और जो इंडिया है ये दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है, और जहां पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट, ये भी ध्यान रखेंगे। और चंद्रयान 3 का जो मिशन डायरेक्टर मैडम थी वो थी रितु करिघल, और इन्हें जो है अब रॉकेट
वुमेन कहा जाता है। जैसे रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवन को कहा जाता है ना, उसी प्रकार से रॉकेट वुमेन कहा जाता है रितु करिघल का। और जो बच्चे मिसाइल मैन सोच रहे हैं वो अलग है, मिसाइल मैन कलाम साहब है। नमन करता हूं ऐसे महापुरुष को। चलते हैं आगे। इनके अलावा चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड तीनों सतीश धवन केंद्र से आया था, मैं बता दिया था। कि देखिए केसलर सिंड्रोम क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन एनटीपीसी पीछे पूछे हैं। ये केसलर सिंड्रोम क्या होता है? केसलर एक वैज्ञानिक का नाम, मतलब खोजकर्ता का नाम था, जिन्होंने एक थ्योरी दिया कि भाई चंद्रमा की जो प्लेट है, जो कक्षा पृथ्वी की जो कक्षा है जहां पे अपन करते हैं ना ये उपग्रह वगैरह लॉन्च जहां जो जाता है, वहां पे जो मलबा टूट फूट के जो पड़े हुए हैं, कुछ ऐसा रीजन है जहां पे उपग्रह वगैरह प्रक्षेपित करना जो है संभव नहीं हो पाएगा आने वाले दिन में, तो इसे केसलर सिंड्रोम का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बस ये बताने का सेंस ये था कि ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। कोई बीमारी नहीं होता है, ये एक प्रकार का अंतरिक्ष कचरा से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है, अंतरिक्ष कचरा, कंप्यूटर के क्षेत्र में भी कचरा होता है, अंतरिक्ष में भी कचरा होता है ना। इनके अलावा इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 अगस्त के दिन हुआ था। और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इनका मुख्यालय बेंगलुरु में है और पहला अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे और वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ साहब हैं। इनके अलावा इसरो का जो मास्टर फैसिलिटी केंद्र है एमसीएफ माफ कीजिएगा, ये 1982 में स्थापित हुए थे और ये हासन कर्नाटक में है। फिर इसका एडिशनल अंग है ना 2005 में भोपाल में स्थापित किया गया। तो वर्तमान में 2 जो है एमसीएफ है, मास्टर फैसिलिटी केंद्र है जो जुड़ा हुआ है इसरो से, एक कर्नाटक के हासन में है और एक आपका जो है भोपाल में है। इनके अलावा निसार जो है ये इसरो नासा प्रोजेक्ट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है इसरो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है। इनके अलावा नासा और इसरो का एक और संयुक्त परियोजना है जिसका नाम है एक्सियोम 4। इसको मैंने सीजीएल वाली क्लास में अच्छे से जो है करवाया था। आपको सिर्फ ध्यान रखना है एक्सियोम 4 में इसरो ने किसके साथ हाथ मिलाया, तो नासा के साथ, और जो गगनयान में जाने वाले यात्री हैं उन्हीं का सिलेक्शन इसके लिए हुआ है। ठीक है, इनके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया था? अंतर्राज्यीय परिषद में सबसे पहले अध्यक्ष अब कौन होते हैं, तो पीएम साहब होते हैं। जैसे नीति आयोग में हो गया, योजना आयोग में हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद में हो गया, वैसे ही अंतर्राज्यीय परिषद के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं। तो सरकारीय आयोग ने इस प्रकार का सुझाव दिया था इस वाले संस्था को गठित करने के लिए। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है ना आर्टिकल 263 के तहत किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो है भाईचारा, समन्वय, तालमेल को बनाना। इनके अलावा सरकारीय आयोग का गठन 1983 में हुआ था, सही लिखा है। यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। भारत में जीएसटी लागू कराने का सुझाव जो है विजय कलेकर समिति ने दिया था और भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुआ था, है ना। जीएसटी का 5 स्लैब है, 0, 5, 12, 18, 28 इंडिया के अंदर, और यह अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। इनके अलावा जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं जो 2+31 के रेशियो में है और जीएसटी परिषद से संबंधित आर्टिकल 279A है और इस जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं भारत के वित्त मंत्री। इनके अलावा लोकपाल शब्द 1963 ये एमएल सिंघवी के द्वारा दिया गया था इंडिया में लोकपाल, और इंडिया में पहले लोकपाल का गठन जो है ये 2019 में पिनाकी चंद्र घोष के द्वारा के रूप में किया गया था और अभी सेकेंड लोकपाल आ गए हैं खानविलकर साहब। तो करेंट सेक्शन से खानविलकर साहब को पूछा जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है वर्तमान लोकपाल कौन है, अजय मानिक राव खानविलकर न्यायमूर्ति है ना। इन्हें ध्यान रखेंगे, पहले थे पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल का शब्द कौन दिए 1963 में, सिंघवी समिति। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की जो सिफारिश है ये बलवंत राय मेहता समिति ने करा था। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। तो इसे ध्यान रखेंगे, है ना। पंचायत में और कौन सा समिति है, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के निर्धारण करने के लिए जो है व्यवस्थित मतलब लाया गया था 2005 में। 2009 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा था। संविधान में मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पे जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की अनुशंसा पे 1982 में हुआ था 12 जुलाई को। सिडबी की स्थापना आबिद हुसैन समिति के अनुसार हुआ था 1990 में। मुख्यालय कहाँ पे, लखनऊ में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग आयोग के अनुसार किया गया था। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपको आयोग के रिलेट करके स्थापना का डेट या समय या जगह पूछता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव
प्रभाव कहाँ पाया जाता है, तो अधिकेंद्र पे। अधिकेंद्र किसे कहते हैं, तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी के नीचे का क्षेत्र है, मान लीजिए एक डब्बा है, ये पृथ्वी है और यहाँ से जो भूकंप निकला सबसे पहले जो झटका जहाँ पे लगा तो इसे तो हम कहते हैं क्या, अधिकेंद्र, है ना। जहाँ पे सबसे पहले जो एकदम आपका फोकस के ठीक सामने होता है इसे फोकस कहा जाता है। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है इसे भूकंप मूल या फोकस कहा जाता है, जो पृथ्वी के नीचे होता है। और जहाँ पे सबसे पहले उस ठीक सामने एक्चुअली होता है, झटका देता है पृथ्वी को, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा भूकंप के प्रभाव अधिकेंद्र पे देखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से मैग्मा चेंबर और लावा, जब तक पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शैल होते हैं उसे मैग्मा कहा जाता है, और जैसे ही ये क्रेटर के माध्यम से बाहर आके जमने लगता है, जम जाता है, तो इसे लावा कहा जाता है। उस दिन मैंने आपको जो अब चट्टान का रूपांतरण पढ़ा रहा था तो उसमें अच्छे से समझा दिया था। चलते हैं आगे। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव अधिक केंद्र पे होता है, अधिक केंद्र पे। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहा जाता है, उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर अधिक केंद्र कहा जाता है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार के किरण निकलते हैं या तरंग निकलते हैं, PSL लव, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव, है ना। प्राइमरी की चाल सबसे अधिक होती है और L का चाल सबसे कम होता है। खतरा सबसे ज्यादा L से होता है और सबसे कम खतरा P से होता है। L तरंग के बारे में एक खासियत है कि ये ऊपर की तरफ गति नहीं करती, ये हमेशा नीचे की तरफ ही गति करती है, अर्थात वन डायरेक्शन नीचे की तरफ चलती है, जबकि P और S जो है ये ऊपर नीचे दोनों की तरफ गति करते हैं। भूकंप को 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया। भारत को 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, ध्यान रखेंगे। दुनिया में सबसे अधिक भूकंप प्रशांत महासागर की पेटी में आते हैं, जिसे सर्किल ऑफ फायर कहा जाता है। यहाँ पे दुनिया में 70 से 80% भूकंप आ जाती है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी और जो मापते वगैरह है, रिएक्टर पैमाना पे सिस्मोग्राफ इत्यादि, ये सब तो आपको आता ही होगा। हम चलते हैं आगे। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह था। नादिर शाह 1739 में करनाल पे आक्रमण करके मोहम्मद शाह को पराजित करते हैं। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह और रोशन अख्तर भी कहा जाता है, ये दोनों उपनाम जरूर याद रखेंगे। इनके अलावा इसी युद्ध के उपरांत नादिर शाह जो है, जो कोहिनूर हीरा और तख्ते तौस या मयूर सिंहासन को लेके ईरान भाग गया था, है ना। मयूर सिंहासन पे बैठने वाले अंतिम शासक कौन हुए, मोहम्मद शाह, क्योंकि एकरे से झगड़ा करके छीन के भाग गया था तो अंतिम शासक न हो गया। इनके अलावा जो आपका नादिर शाह है, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तैमूर लंग, जिसे तैमूर लंगरा भी कहा जाता है, लंगरा तैमूर, है ना, तो ये जो है समरकंद से आया था। समरकंद कहाँ पे, उज्बेकिस्तान, है ना, वहां से आया था। यह वहां का एक आक्रांता था जिन्होंने 1398 में नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत पे आक्रमण किया था। कौन, तैमूर लंग, काफी क्रूर इंसान था। इनके अलावा सिंध पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, और उस समय सिंध का राजा कौन था, दाहिर था। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गजनी, जो अफगानिस्तान के गजनी से आए थे, पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था और भारत पर इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। और सबसे फेमस आक्रमण, सबसे बड़ा आक्रमण 1025 का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था इनका। इनके अलावा भारत पर हुर्नों का आक्रमण गुप्त काल में हुआ था। वैसे कुमार गुप्त काल में ही जो है इन सब चीजों का आवागमन होने लगा, लेकिन स्कंद गुप्त ने इसे जो है निष्फल किया था, रोकने का काम किया था। तो दोनों बात हो जाता है, तो गुप्त काल आप ध्यान रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, किसी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी कम होगी उसमें उतने ही अधिक धात्विक गुण पाया जाएगा। जी एकदम सही है। मैंने आपको कहा था कि जिंदगी और पीरियोडिक टेबल दोनों उल्टा चलते हैं। जैसे जिंदगी में आपके पास अगर बहुत पैसा है ना, तो वैसे तो होता बिरले ही है, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप थोड़ा खर्च करने में ज़्यादा आनाकानी नहीं करोगे। कम पैसा है तो खर्च करने में आनाकानी करोगे। लेकिन जो पीरियोडिक टेबल है वो क्या कहता है कि जिस तत्व के बाह्यतम कोष में यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितने कम होगा वो उतने आसानी से दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने को तैयार होते हैं, ठीक है। और जो जितने आसानी से तैयार हो जाए वो उतने ज़्यादा मेटेलिक गुण वाला होगा। तो जिसके बाह्यतम कोष में जितने कम इलेक्ट्रॉन वो उतने ज़्यादा मेटेलिक गुण वाला। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्णित धातु तत्व का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है। हाँ सही बात है भाई, धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है और जो अधातु होती है उसकी अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। लेकिन इसके अपवाद भी मैंने बताया था, एल्युमिनियम है, बेरिलियम है, सीसा है ना, ये सब अपवाद भी है। इनके अलावा मेंडेलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में कोबाल्ट 58.93,
को निकेल 5871 से पहले रखा गया है जी। आधुनिक आवर्त सारणी जो है, एक तो अभी वाला प्रिंट है जो मोस्ले साहब का है, मेंडलीव का भी मत आधुनिक आवर्त सारणी से ही मिलता है, लेकिन उनका जो आधुनिक आवर्त सारणी था वो परमाणु भार पे या द्रव्यमान पे आधारित हुआ करता था, जो बढ़ते क्रम में सजाए गए थे। लेकिन इसमें भी कुछ दोष था, जैसे कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 58.93 था, निकेल का 58.71, लेकिन जो है निकेल से पहले कोबाल्ट को इन्होंने रखा था तो सही है। तो उपयुक्त तीनों कथन सही है, ठीक है। किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी कम होगी उसमें धात्विक गुण उतनी अधिक होगी, अर्थात तत्व उतने ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। जिसके पास ज्यादा रहेगा वो देना नहीं चाहेगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे धात्विक गुण घट जाती है, बाएं से दाएं जाने पे धात्विक गुण घट जाते हैं। जब भी बाएं से दाएं की बात मैं करता हूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आवर्त की बात कर रहे होंगे, ठीक है। बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट कैसे चलोगे, लेफ्ट टू राइट तो इसी में चलोगे ना कहीं, तो ये आवर्त है लेटा हुआ। और ऊपर से नीचे जब भी हम कहेंगे तो क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो इतनी समझ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे धात्विक गुण बढ़ जाती है, यानी आवर्त में लेफ्ट टू राइट घटेगा, ऊपर से नीचे वर्ग में बढ़ेगा मेटैलिक गुण। इनके अलावा धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अपवाद क्या है, एल्युमिनियम, बेरिलियम, कॉपर, जिंक, लेड, ये सब क्या है, उभयधर्मी है। ये कभी क्षारीय भी बनाते, कभी अम्लीय भी बनाते। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे सजाया गया था और इसमें कुल 63 ही ज्ञात तत्व थे। ये ध्यान रखेंगे, बहुत सारे चीजों के लिए इन्होंने खाली जगह भी छोड़े थे। 7 और 9 के फॉर्म में चलता था, 7 गो आवर्त 9 गो वर्ग, ठीक है। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व है, 94 गो प्राकृतिक है और 24 गो जो है ये कृत्रिम है, मानव मेड है। 91 मेटल है, 20 नन मेटल है और 7 जो है आपका उपधातु है, जिसमें मेटल और नन मेटल दोनों की गुण होती है, उसे उपधातु कहा जाता है। और ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते अनुसार सजाया गया है। संगीत विद्या से जुड़े हुए प्राचीन पुस्तक अभिनय दर्पण के लेखक कौन है, तो ये नंदिकेश्वर है। नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण से हमें भरतनाट्यम के बारे में जानकारी मिलती है टेक्निकली, है ना। वैसे भरतनाट्यम और शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जानकारी मिलती है। इसके अलावा संगीत के लेख पे कुछ पुस्तक जिसके नाम यहाँ पे मैंने लिखा है, सामवाद जो है, सामवेद, ये व्यास, नाट्य शास्त्र। अच्छा, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। नाट्य शास्त्र भरत मुनि, शिल्पकादिरम इलांगो, ये अभी आपके जो है एमटीएस में या फिर सीजीएल में पूछा गया था, शिल्पकादिरम इलांगो, ये आपका जो है संगमकालीन पुस्तक है, संगमकालीन, है ना। इनके अलावा अभिलाषा चिंतामणि, सोमेश्वर, गीत गोविंद जयदेव, ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे सेन वंश में। संगीत रत्नाकर सारंगदेव, संग्रह चूड़ामणि गोविंदाचार्य और संगीत दर्पण आपका दामोदर पंडित। तो ये कुछ संगीत के ऊपर आधारित किताब है, देखिएगा। इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह की व्यवस्था मौजूद है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जहां पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वहां पे मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश में कौन नियुक्त करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 299AA भाग 5 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है भाई। इनके अलावा वर्तमान समय तक 76 महान्यवादी को रख लीजिएगा नियुक्ति वाला, आप किसका, महान्यवादी का, राष्ट्रपति के द्वारा 76 के अनुसार, ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं। वर्तमान समय तक भारत में मात्र 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे मुख्यमंत्री होते हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री वहां के राज्यपाल या प्रशासक के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। कोई भी केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन शपथ कौन दिलाएंगे, तो उस केंद्र शासित प्रदेश के पार्टिकुलर उपराज्यपाल या प्रशासक, ठीक है। इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेश को संविधान के भाग 8 में रखे गए हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान में जो प्रशासक है या फिर आपका उपराज्यपाल है, इनके बारे में है यहाँ पे। देखिए, कुछ केंद्र शासित प्रदेश होता है जहाँ पे उपराज्यपाल कहा जाता है, कहीं कहीं पे प्रशासक कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, अंडमान निकोबार में एडमिरल डीके जोशी है, ये लेफ्टिनेंट जनरल यानी उपराज्यपाल है। चंडीगढ़ में गुलाबचंद कटारिया है, यहाँ प्रशासक कहा जाता है। दादर नगर हवेली और दमन में प्रशासक कहा जाता है, प्रफुल्ल पटेल है। दिल्ली में विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल कहे जाते हैं, अनिल बैजल का जगह लिए थे। जम्मू कश्मीर में मनीष कुमार सिन्हा उपराज्यपाल कहे जाते हैं। लक्षद्वीप में श्री प्रफुल्ल पटेल प्रशासक कहा जाता है और पुदुचेरी में भी उपराज्यपाल कहा जाता है। कैलाश नाथन ने जो है पोस्ट लिए हैं, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा लद्दाख में बीडी सिन्हा लिए हैं, पहले ये पूर्वोत्तर में थे राज्यपाल, अब लद्दाख के अंदर जो है आपका उपराज्यपाल है।
इनके अलावा वर्तमान में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना है ना, जो केजरीवाल के बाद आए हैं। इनके अलावा नवनिर्वाचित जम्मू कश्मीर में अब भी चुनाव हुआ है, कांग्रेस शासित जो मुख्यमंत्री है फारूक अब्दुल्ला है। एक सेकेंड, हेलो, जय श्री कृष्ण, आप 10 मिनट फोन करते हैं। ये हो गया है ना। इनके अलावा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? तो ये जो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, आयन का आदान प्रदान होता है। मैंने आपको बताया था द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, मान लीजिए कि AB प्लस CD, जब इसको अभिक्रिया कराते हैं 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, तो एक वाला प्लस दूसरे के माइनस से तो AD आ जाएगा एक साथ, और फिर आ जाएगा आपका CB या फिर BC कहिए, ठीक है। तो ऐसे आ जाता है, ये होता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें आयन का आदान प्रदान होता है। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, साथ ही अवक्षेप की प्राप्ति होती है। लेकिन हमेशा अवक्षेप प्राप्ति होगी या नहीं होगी ये गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसे दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड अर्जेंटम नाइट्रेट के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने कहा ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो मैंने कहा AD बन जाता है। तो देखिए AgCl बन गया है, यहाँ पे AgCl बन गया है, AgCl बन गया है एक प्रोडक्ट, है ना। और एक प्रोडक्ट मैंने कहा कि भाई BC बन जाता है इस प्रकार से, है ना। तो ये एक तो AgCl आपका BC पहले लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, और एक आपका NaNO3 बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब नीचे जो आप A देखिए तरीका क्या है, A प्लस B, A प्लस होगा, B माइनस होगा, फिर C प्लस होगा, D माइनस होगा। इसको जब आप प्रतिक्रिया कराएंगे तो पहले पेयर का प्लस दूसरे पेयर के निगेटिव से जो है तत्व को बनाएगा, और दूसरे पेयर का निगेटिव वाला उस साइड वाले के पॉजिटिव वाले के साथ मिलके बनाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्चुअली हमें AgCl को बाद में लिखना चाहिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आता, ठीक है। फिर भी समझने की कोशिश कीजिए। NaCl AgNO3, देखिए ये है A प्लस है ना, ये आपका B माइनस है, ये आपका C प्लस है, ये आपका D माइनस है, मान लीजिए। तो मैंने कहा पहले पेयर का प्लस वाला दूसरे पेयर का माइनस वाले के साथ जाएगा, तो Na और दूसरे पेयर का NO3, तो NaNO3 एगो है, अजुगो बच गया, है ना। तो इसे कहते हैं दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसके बीच में अभिकारकों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और ये मैंने पिछले क्लास या फिर 2-4 क्लास पहले जो है अच्छे से पढ़ा दिया था रेडॉक्स अभिक्रिया, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होगा, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पे देखिए MnO2 4HCl, MnCl2 2H2 और Cl2, ये क्या रिडॉक्स अभिक्रिया है। कैसे रिडॉक्स अभिक्रिया है, MnO2 में से O हट गया है, यहाँ पे देखिए O दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है ना, O हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, अवकरण कहलाता है। और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर इसमें इस अभिक्रिया में पार्टिकुलर आपसे पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, MnO2 को कहोगे, ठीक है। अब देखिए HCl है यहाँ पे, अब इस H के साथ यहाँ पे आपको O दिख रहा है, और जब O दिख रहा है तो O का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर आपसे पूछे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो HCl है। तो दोनों क्रिया हो रही है, इसीलिए रेडॉक्स अभिक्रिया है ये, ठीक है। इनके अलावा खाली विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया अभी ऊपर वाले में मैंने आपको बताया था, कोई एक अभिक्रिया के साथ जहां पे आपका MgSO4 बन रहा था, है ना, कि विस्थापन अभिक्रिया है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को जो है धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे अर्जेंटम नाइट्रेट को कॉपर के साथ प्रतिक्रिया कराया गया है, कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, अर्जेंटम बाहर हो गया। मैंने कहा जितने भी महंगे तत्व होते हैं उसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है ना, और वो नीचे होते हैं अभिक्रियाशील चेन में, जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, इसके ऊपर होगा लोहा, है ना। और जिसके लास्ट में मॉल लिखा रहता है, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब हाईली जो है आपका अभिक्रियाशील गुण रखता है, तो ऊपर रहता है, ठीक है।
इसके अलावा संयोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा कि दो अलग अलग प्रोडक्ट संयोजित होकर वो नया प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे आपका जिंदा चूना से जल का प्रतिक्रिया, बुझा हुआ चूना बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड को H2O से प्रतिक्रिया करा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया जा रहा है। इनके अलावा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया इसके उल्टा होते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई एक ही प्रोडक्ट रहेगा, उस पर जो है आप एनर्जी अप्लाई करोगे ना तो एक से अधिक प्रोडक्ट बन जाएगा। एनर्जी कई फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकता है, फोटो एनर्जी अर्थात प्रकाशीय ऊर्जा हो सकता है, अर्थात आपका थर्मल एनर्जी तापीय एनर्जी हो सकता है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मोलाइसिस और फोटोलाइसिस हो सकती है। तो आपका एक से अधिक प्रोडक्ट बन जाएगा, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन होता है, ये वियोजन अभिक्रिया है ना, वो विस्थापन अलग होता है, ये वियोजन है। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पे देखिए, जल को जब विद्युत अपघटन से गुजारा जाता है, इलेक्ट्रिक प्रवाह किया जाता है जल के अंदर, तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, ये वाला जो है पार्टिकुलर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जल के विद्युत अपघटन से। आपसे पूछा जाता है कि जल के विद्युत अपघटन में है ना, माइनस वाला आयन जो है ये कहाँ पे आके जमा होता है, तो आप क्या कहते हो, एनोड पे आके जमा होता है, और पॉजिटिव जो है ना, कैथोड पे आके जमा होता है। यानी कैटायन जो है ये कैथोड पे आएगा, एनायन जो है एनोड पे आएगा। इनके अलावा आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कहाँ पे आता है और हाइड्रोजन कहाँ पे आता है ना, तो ऑक्सीजन जो है आपका एनोड पे आएगा, और जो आपका हाइड्रोजन है ये आपका कैथोड पे जमा होता है, ध्यान रखेंगे। और इस जल में ना थोड़ा सा अम्ल मिलाया जाता है, सीधा सीधा जल रखा जाएगा तो फिर ये प्रक्रिया नहीं होगा, थोड़ा अम्ल मिलाया जाता है जल में। इनके अलावा उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये क्या होता है, जब अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ पे H2SO4 aqueous है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया हो रहा है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बन रहा है और H2O बाहर निकल रहा है, तो ये जो है न्यूट्रल हो गया, उदासीनीकरण हो गया। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों का अधिकतम लिंगानुपात किस राज्य में था, तो अरुणाचल प्रदेश में। ओवरऑल लिंगानुपात केरल का है, इसीलिए बताना जरूरी समझा, बाद में कि आप जनगणना वाले टॉपिक में जाके देख लीजिएगा, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार समग्र लिंगानुपात 943, बाल लिंगानुपात 919। भारत में समग्र पहले स्थान पे लिंगानुपात कहेगा तो केरल, और अंतिम स्थान पे हरियाणा। वहीं बाल लिंगानुपात पहले स्थान पे कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश, और अंतिम स्थान कहेगा तो हरियाणा। कोई बच्चा बता सकता है अरुणाचल प्रदेश का जो वाहन का नंबर होता है, शुरुआती अक्षर क्या होता है, AP होता है क्या, सोच के बताइएगा, है ना, क्योंकि AP आंध्र प्रदेश का होता है, अरुणाचल प्रदेश का नहीं होता है, AR होता है अरुणाचल प्रदेश का। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का। केंद्र शासित प्रदेश मुझे लग रहा है AR ही होता है, AR ही होता है, आप लोग बताना भाई, मैं भी कौन सा अरुणाचल प्रदेश गया हूँ, है ना। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, अगर केंद्र शासित प्रदेश में कहेगा तो, और सबसे कम ओवरऑल पूरे राज्यों में हरियाणा में, समग्र लिंगानुपात भी कम है और बाल लिंगानुपात भी कम है। बाल लिंगानुपात सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में, और ओवरऑल लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ पे, जो है आपका केरल में। केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है, ठीक है, और राज्यों में सबसे अधिक साक्षर केरल है, सबसे कम बिहार है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कौन अनुपात में बढ़ रहा है, तो गुणोत्तर अनुपात में। आधुनिक पद्धति के अनुसार पहली जनगणना कहाँ पे कराया गया था, स्वीडन देश में कराया गया था। भारत में पहली बार किसी शहर का जनगणना पूर्ण रूपेण कराया गया, वो ढाका का कराया गया था, जो आजकल बांग्लादेश की राजधानी है, पहले भारत में ही हुआ करता था। तो 1830 में करवाया गया था हेनरी बाल्टर के द्वारा, ढाका शहर का जनगणना। इसके अलावा पूरे देश स्तर पे 1872 में हुआ और लगातार होने लगा 1881 रिपन के समय से 10 वर्ष पे। लोकपाल जो संस्था है ये कौन से देश में सबसे पहले आया, तो स्वीडन में आया था, और लोकपाल के बारे में हम ऊपर अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत बदल जाएगी। देखिए संवेग में बोल रहा है कि 10% का वृद्धि करने पे गतिज ऊर्जा कितने बढ़ जाएंगे, आंसर है 21%। कैसे, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है, लेकिन यहाँ पे हमें संवेग के फॉर्मेट में लाना है, तो संवेग बराबर क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी होता है ना। संवेग बराबर क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी होता है, तो हम इसको mv के फॉर्म में लाएंगे, तो 1/2 mv² को हम ऊपर नीचे अगर m से गुना कर ले तो क्या हो जाएगा, mv का होल स्क्वायर बट्टा 2m नहीं हो जाएगा, mv का होल स्क्वायर बट्टा 2m हो गया। अब ये mv किसका फॉर्मूला हो गया, जो है आपका संवेग का, ठीक है। तो अब उस हिसाब से हमने माना कि संवेग 10 है,
तो उस हिसाब से गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100/2m हो जाएगा। ठीक है, अब संवेग को 10% बढ़ा दिए तो संवेग नया कितना हो गया, 10 से बढ़ के 11 हो गया। अब 11 से 121/2m हो जाएगा, तो 100/2m और 121/2m में कितना प्रतिशत दिख रहा है आपको बढ़ोतरी, तो 21% का दिख रहा है। तो ये सभी एक चुटपुटिया क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए तो पहाड़े हो जाएगा। इनके अलावा एगो होमवर्क दे रहे हैं हम कि किसी वस्तु के वेग में 50% की कमी कर देने पे गतिज ऊर्जा में क्या बदलाव होगा। जो सीरियस बच्चा होगा जरूर आंसर भेजना भाई, ठीक है। इनके अलावा जो आंसर भेजेगा अगले क्लास में उनका नाम लिया जाएगा। इनके अलावा गतिज ऊर्जा, कैनेटिक एनर्जी, गति करने वाले वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई वस्तु m द्रव्यमान से v वेग से गतिशील है तो गतिज ऊर्जा 1/2mv² होता है, जैसे दौड़ता हुआ बच्चा, दौड़ता हुआ घोड़ा, लुढ़कता हुआ गेंद, है ना। इनके अलावा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता धारण होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई तक स्थित हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, mgh होगा, जहां पे g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान 9.8 होता है जनरली। इनके अलावा इनके कुछ प्रमुख उदाहरण जैसे तनी हुई कमानी, खींचा हुआ बाण, है ना, खींचा हुआ गुलेल, गुलेल मतलब वही जो चिड़िया मारने के लिए होता है, बांध बनाकर रोकी गई जल, छत से लटकता हुआ पंखा, चाबी वाली घड़ी। ये बोलना बहुत गलत है कि चिड़िया मारने के लिए होता है, एक्चुअली चिड़िया मारने के लिए होता ही नहीं, प्रकृति में सबको जीने का अधिकार है ना। लेकिन जो हम देखते हैं गुलेल ऐसे खींच के बच्चे लोग खेलते रहते हैं ना, उस गुलेल की हम बात कर रहे हैं। इनके अलावा प्रसिद्ध गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था। देखिए प्रदीप साहब का वास्तविक नाम है रामचंद्र द्विवेदी साहब। कवि प्रदीप के द्वारा गाए गए प्रमुख गीत मेरे वतन के लोगों, गाए गए नहीं, ये गीतकार हैं लेकिन गाए हैं इनको लता मंगेशकर, ठीक है, गाई है लता मंगेशकर, लेकिन इनका गाना किसका है, ये तो कवि प्रदीप साहब का है, अर्थात रामचंद्र द्विवेदी साहब का है। लखनऊ घराने के प्रमुख कथक नर्तक, माफ कीजिएगा, ये बिरजू महाराज का ओरिजिनल नाम ब्रजमोहन मिश्रा था, अब ये हमारे बीच नहीं है। अकबर के नवरत्न में शामिल धुरंधर तानसेन साहब का ओरिजिनल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है। तानसेन का जो समाधि है या मकबरा है ये आपका ग्वालियर में मिलेगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता जो गुलजार साहब हैं, इनका ओरिजिनल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, ठीक है। द ग्रेट खली का वास्तविक नाम दिलीप सिंह राणा है। बप्पी दा का ओरिजिनल नाम एलोकेश लहरी है और पंचम दा का ओरिजिनल नाम राहुल देव बर्मन है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं आपके रेलवे भी और एसएससी भी। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ले सकते हैं जीके जीएस का वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।